Hello guys, welcome to BMS Academy. So I am going to discuss today the Hindu analysis of 1st January 2021 और आज सभी को नए साल की मुबारकें और जो भी आपके इच्छाएं हों, ठीक है, वो आपकी पूरी हो जाए इस साल में। और जो कि दर्दनाक साल रहा है, हर कोई भूलना चाहता है पिछले साल को, उसको छोड़ के एक नई शुरुआत हो सके, ठीक है। तो जो आज की फ़र्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एक्लिमेटाइजिंग टू क्लाइमेट रिस्क, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल की जो सर्दियाँ रहें शायद वो लंबी रहें, ठीक है। और लंबी रहने के और अभी देखिए जैसे कि कोल्ड विंड चल रही है, सिवियर कोल्ड विंड वेव्स चल रही है नर्दर्न इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे बात करी गई है लानिना की। लानिना इज़ अ पोजीशन, लाइक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ये इक्वेटर वाली लाइन आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया कौन सा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो वार्म वाटर वाली वेव्स होती हैं, वो जो करंट होता है वो इस तरफ को आता है, और जो नीचे वाला है वो ठंडा होता है, ऊपर अपवेलिंग करता है। मतलब यहाँ पे कोल्ड वाली पोजीशन बनती है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी वाली पोजीशन बनती है। तो दिस इज़ द सिंपल पोजीशन ऑफ सर्कुलेशन वाटर की। अब जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बन जाता है लानिना, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट जब होता है तब बनता है एल नीनो, ठीक है, इन ब्रीफ। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि रिसेंटली जो क्लाइमेट में बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। और ऐसा कहा जा रहा है कि ओवर मतलब 75% जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके पास मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, वो वल्नरेबल है एक्सट्रीम क्लाइमेट रिस्क से। बहुत इशू है यार। देखिए आगे इन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं। बिटवीन 1990 जो 1990 से 2019 तक $100 बिलियन का इंडिया को नुकसान हुआ है, ओनली ड्यू टू किसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव इंक्रीज्ड, जिनमें ड्रॉट सूखा वाला सीन, और इवन की जो ऐसा हो रहा है कि स्वैपिंग हो रही है, ट्रेंड की स्वैपिंग हो रही है। जो फ्लड प्रोन एरिया थे वो ड्रॉट प्रोन एरिया बन रहा है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिस्क क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसा है कि कुछ बातें कही गई हैं कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अभी इंडिया शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ डी रिस्किंग मिशन, ठीक है। एनवायरनमेंट और हेल्थ के रिगार्डिंग जो रिस्क हैं उनको डी रिस्किंग मिशन इनिशिएट करना चाहिए टू इंक्रीज द एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड करा होगा तो रेजिलियंस रहेगी, और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि इन सिचुएशन के साथ अच्छे से टैकल कर सके, ठीक है। और जैसे कि नेक्स्ट बात करी गई है, सेकंड, इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए मैपिंग होनी चाहिए पूरे इंडिया की, ठीक है, जियोग्राफिकली कि कहाँ पे कौन सा वाला प्रोन एरिया है। कुछ एरिया इंडिया में लैंड स्लाइडिंग प्रोन है, जैसे कि आप हिमालयाज़ वाला एरिया ऊपर नदन वाला पार्ट का हिस्सा देखेंगे। जैसे लैंड स्लाइडिंग जो होती है वो मास मूवमेंट का पार्ट है, मास मूवमेंट। और ये इश्यूज़ हैं आपके आपके हिमालयाज़ वाले रीजन में है। फिर ड्रॉट वाला हिस्सा जैसे कि आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके फार्मर सुसाइड करते हैं, विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और फिर जहाँ पे ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं आपका, जैसे पहले भी इडुक्की डैम, जब ये केरला वाला फ्लड आया था, चेन्नई में आया था, ठीक है, बिहार में आते रहते हैं। कोसी रिवर जो कि सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, दामोदर रिवर सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। तो इनके पर्टिकुलर एक मैपिंग होनी चाहिए, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनके रिगार्डिंग कोई एक्शन लेने की सोचें तो उनके लिए फुल प्रूफ एक बैकअप हो, जिसके ऊपर वो प्लानिंग कर सकें, ठीक है। वो सही बात करी गई है। प्रेजेंट अ रिस्क इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग टूल फॉर पॉलिसी मेकर्स एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और तीसरी जो बात कही गई है, फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन एट स्केल, रिस्क फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिस्क रिटेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन टूल्स शुड बी सप्लीमेंटेड। देखिए फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करी गई है, ठीक है, जो कि इट इज़ 2010 में बना था, ठीक है। और UNFCCC, अब ये क्या है,
जैसे कि आप अर्थ समिट के बारे में सुनते होंगे, अर्थ समिट, रियो समिट, ये सब कुछ क्या है, यही चीज़ें हैं, ठीक है। और ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है जो कि फंड्स को चैनलाइज करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, वो ताकि क्या कर सकें, इन्वायरमेंट के मिटिगेटिंग जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको कम करने के लिए सहायता कर सके वो पैसा, ठीक है। दिस इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये कहा गया कि इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है। 50% वर्सेस फाइनली द परमानेंट चेयर ऑफ द, अभी देखिए परमानेंट चेयर रेजिलेंट, अभी आपने इसके बारे में सुना होगा, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा कहा गया कि इस अगर आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक अच्छा रोल निभा सकती है और ये अट्रैक्टिव बन सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए इनटू क्लाइमेट प्रूफिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। एंड इग्नोरिंग लो प्रोबेबिलिटी रिस्क शुड बी कैटास्ट्रॉफिक, और जो छोटे छोटे रिस्क हैं ना, अगर उनको इग्नोर करते रहेंगे तो सोसाइटी के लिए कैटास्ट्रॉफिक भयानक इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं, एंडिंग द डेडलॉक। अभी ऐसा है कि फार्मर्स जो प्रोटेस्टिंग चल रही है तो पार्शल एग्रीमेंट हुआ है अभी, ठीक है। मेन चीज़ें जैसे कि फार्मर्स बोल रहे हैं ना कि तीनों लॉज शुड बी रिपील्ड एब्सोल्युटली टोटली, ठीक है। तो वो तो नहीं हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि अगर कोई आप स्टबल बर्निंग करते हो, स्टबल बर्निंग मतलब जो एंड में वो आपकी फसल काटने के बाद जो स्टबल्स बच जाते हैं, ठीक है, उनको जो फार्मर्स होते हैं अगली खेती के दौरान उससे पहले क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। और वो जलाने की वजह से दिल्ली वगैरह जो रीजन है वहाँ पे इन्वायरमेंट का बहुत क्राइसिस हो जाता है, ठीक है। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है उसकी वजह से। तो उसमें कहा गया कि पहले ऐसा इन चीज़ों की वजह से कुछ स्टेप्स लिए गए थे और फार्मर्स को पनिश करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसमें कहा गया कि वी विल नॉट पेनलाइज, एंड उसमें पावर सब्सिडी की बात करी गई है। पावर सब्सिडी मतलब कि जैसे कि फार्मर्स को देखिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वाटर की, ठीक है, मोटर चाहिए होती है, मोटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो पंजाब जैसी जगहों पे बहुत महंगी है, ठीक है। और जब अगर महंगी है तो क्या करती है सरकार, यहाँ पे स्टेट जो होती है वो बोलती है ठीक है पैसे ले, यहाँ पे डिस्कॉम्स को तुम लोग पैसे ले लो, अगर तुम्हारे पास कोई फार्मर्स बिजली लेगा तो आप उसको इस रेट पे दोगे या बिल्कुल फ्री दोगे, ठीक है। तो इस पे ही बात कही गई है कि सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो 3 लॉज थे उसमें तो कुछ नहीं हुआ है अभी, ठीक है। और उनका रेजोल्यूशन भी पाना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। एंड सब्सिडाइज पावर एंड लोपसाइडेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर हैव बिल्ट क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए यही बातें हैं, ये जो ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जा रही है, ठीक है। एमएसपी अगर सिर्फ 2 चीज़ों पे जिनका सबसे ज़्यादा वैसे तो 23 आइटम्स पे होता है, ठीक है, बट एमएसपी व्हीट एंड राइस इन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छा पैसा कमा लेते हैं फार्मर्स, तो उसकी वजह से इनकी ही उगाई चले जा रही है बार बार। तो जो मृदा है, सॉइल है, उसका जो न्यूट्रिएंट पावर होती है वो भी ख़त्म होने लग पड़ती है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या इनफर्टाइल होने लग पड़ती है, ठीक है। इनफर्टिलिटी बढ़ने लग पड़ती है सॉइल की। अब इनफर्टिलिटी कई बार एसिडिक हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो सारे के सारे वो चीज़ें एसिडिक ज़्यादा हो गई तो बेसिक कंटेंट डालने के लिए उस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाएगा तो हाईली हार्मफुल है। फिर ऐसा कहा जाता है क्रॉप रोटेशन के बारे में, क्योंकि उससे सॉइल की न्यूट्रिएंट पावर भी बनी रहती है, ठीक है। और जैसे कि ये क्रॉप्स हैं पैडी वगैरह, मतलब कि ये तो पानी का समुद्र चाहती हैं, लाइक कि खूब सारा पानी चाहेंगी ये चावल जो होते हैं, इनको पानी में रहने की आदत है। अगर पानी अच्छे से ना मिले तो ये खेती नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हाईली सब्सिडी, तो ये नो लॉन्गर सस्टेनेबल, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसके आगे। अब लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स मीनवाइल कंटिन्यू टू लैंग्विश इन डेट एंड, देखिए फार्मर्स कंसर्न आर नॉट, और ये भी बात कही गई है, बहुत सही बात कही गई है
कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में हर फार्मर्स का अलग अलग इशू है। कोई एमएसपी के लिए, कोई या फिर कोई इतना परेशान है उसका पानी नहीं आ रहा है, मतलब वो आपकी जो सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो वो किस चीज़ के लिए रोएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है। बट जो इसको हेड कर रहे हैं अभी, वो कहाँ के फार्मर्स करते हैं, पंजाब और हरियाणा के हैं, एंड हैव बीन बिग बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स, राइट। बहुत सारे, मतलब कि अगर वीट और राइस की बात करी जाए तो मैक्सिमम बेनिफिशरीज यहाँ से निकलते हैं। द करंट एजिटेशन इट अपेरेंटली फेसेस द रिस्क ऑफ लूजिंग स्ट्रीम। हाँ देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ना जो फार्मर्स का जुनून था, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने की बात हो रही है। ठीक है, और ऐसा है कि माइट भी कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ भी होने की संभावना है। ठीक है, अब फार्मर्स को नहीं तुम लोग टाइम दे पा रहे हो या उनकी बातें नहीं मान पा रहे हो, तो वो एट दी एंड जो एक होता है ना कि एट दी एंड कुछ ना कुछ तो हो एट दी एंड, तो वो वाला एक थिंकिंग ना बन जाए फार्मर्स की, तो डेफिनेटली दैट थिंग विल बी डिवास्टेटिंग। अब यहाँ पे है कि गवर्नमेंट इज़ रिलक्टेंट टू एग्री ऑन लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। जैसे लीगल एमएसपी को लीगल लॉ बना, मतलब क्या लीगल राइट बना दिया जाए, तो उस पर गवर्नमेंट मना कर रही है, अभी कोई सोच ही नहीं रही है, नहीं चाह रही है। और ये भी कह रही है कि ये जो लॉज है, लॉज के बारे में, एमएसपी के बारे में तो बात करेगी नहीं, और ये अनरिलेटेड डिमांड है। ठीक है, एंड होपिंग टू, और ये भी होप कर रही है कि जो फार्मर्स एजिटेटर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी से जल्दी क्या हो जाएं, थक जाएं। ठीक है, तो देखते हैं। एंड गवर्नमेंट मस्ट रीश्योर, अगर देखिए गवर्नमेंट को उनको एश्योर करना चाहिए कि आप मान जाइए, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस मैटर, बट आर योर ग्रीवेंसेस, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस, बट स्लोली स्लोली। ओके, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, ऑब्वियसली रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमने अपने एग्रीकल्चर को, ठीक है, बहुत सारी वर्कफोर्स जो है हमारी वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि हम उसको एक रिम्यूनरेटिव पैसा दे सकें, उसका घर बार चल सके अच्छे से, और जो सस्टेनेबल रहे हमारा जो एग्रीकल्चर है, तो इसके लिए रिफॉर्म ज़रूरी है। ठीक है, एंड द सेंटर मस्ट एंगेज विद द फार्मर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट्स ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इश्यूज, दैट इज़ द बेस्ट रूट फॉर इफेक्टिव रिफॉर्म्स। यही एट द एंड यही कहा गया है कि इफ़ेक्टिव रिफॉर्म के लिए जो सही रास्ता है वो यही है कि सेंटर जो जैसे फार्मर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यूनियंस होती हैं, उनके साथ मिले और स्टेट की पार्टीज़ के साथ बात करे, स्टेट की गवर्नमेंट के साथ बात करे, किसके, उनके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, तो जाके कोई एक मिडिल पाथ निकल सकता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव रिफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा वे है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, हैज़ द स्पेशल मैरिज एक्ट फेल्ड टू प्रोटेक्ट इंटरफेथ कपल्स। देखिए, आपको पता है कि जो लव जिहाद वाले आपके वो लाए गए हैं, लॉज लाए गए हैं, तो उसी पे बेस्ड एक आर्टिकल है। इसमें पूरा सही एक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया है। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये बिल्कुल नया एक्ट नहीं था, इससे पहले भी 1872 में ये एक्ट लाया गया था। जो कि क्यों लाया गया था, इट वाज इनेक्टेड फॉलोइंग द कैंपेन, जो कि आपको ब्रह्मो समाज, आपको पता है ना ब्रह्मो समाज, आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, सोशल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, केशव चंद्र सेन, उनके द्वारा 1860 में क्या कैंपेन लॉन्च करा गया था, किस चीज़ के लिए, सिंपल मैरिजेस होनी चाहिए। ठीक है, जो इतने ज़्यादा ये करेंगे वैसा करेंगे, तो जो मैरिजेस सिंपल होंगी तो डेफिनेटली मतलब कि लोगों के लिए, जो गरीब लोग होंगे उनके लिए एक बर्डन की तरह उसको महसूस नहीं करेंगे, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ही था। एंड इट रिक्वायर्ड दैट टू पीपल, और ये बात कही गई थी कि अगर दो लोग डिफरेंट फेथ के अगर मैरिज करते हैं तो उनको अपना रिलीजन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और
इसी चीज़ ने किस चीज़ की नींव रखी, इंटरफेथ मैरिजेस वाज, मतलब कि दिस लॉ पेव द वे फॉर इंटरफेथ मैरिजेस वाज अ गुड फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं, ऐसा है कि हाँ, इसके बाद देखते हैं कि 1954, उसके बाद जो आता है आपका 1954 में स्पेशल मैरिजेस लॉ एक्ट, ठीक है, SMA। अब ये आपको ने 44th आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, क्या है 44th यूनिवर्सल सिविल कोड, मतलब सभी लोगों के लिए इक्वली जो हो वो लॉज हों। अभी जो मुस्लिम्स की मैरिजेस होती हैं वो अलग लॉ के तहत उनको गवर्न किया जाता है, जो मुस्लिम्स होती हैं उनके अलग लॉज हैं, ठीक है, उनके कस्टम्स के हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से। तो UCC ये चाहता है कि इट इज़ अ डायरेक्टिव एक्चुअली कि सभी एक यूनिफॉर्मिटी में आए, ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड। तो एंड ये 1954 वाला जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट था वो एक पहला स्टेप था फॉर UCC 44। ये क्या कहता है एक्चुअली इस लॉ के हिसाब से सबसे जो मेन बात ये है, ये वाली, ठीक है, कि अगर आप SMA के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर करवाते हैं तो क्या होता है, आप पे अंडर इट योर रिलीजन्स पर्सनल लॉ वोंट अप्लाई। आपके जो, मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ, मेरे पे जो लॉज लग रहे हैं, मुस्लिम्स मैरिज एक्ट लग रहा है मान लीजिए, या हिंदू मैरिज एक्ट लग रहा है, वो फिर अगर मैं इसके तहत अगर एग्री करता हूँ, अपनी शादी करवाता हूँ, तो वो वाला लॉ मेरे पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1862 वाले एक्ट में जैसे कि आपको वो रिलीजन छोड़ना पड़ता था, तो इसमें 1954 में ये बात कही गई, थोड़ा लिबरल वे में आया कि आपको अपना रिलीजन रनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दिस वाज एक्चुअली, ये जो एक्ट है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कौन सा, यही स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954, ठीक है। तो मैक्सिमम कब यूज़ होता है, ऑफन यूज व्हेन पीपल आर गोइंग टू अब्रॉड। देखिए जो अब्रॉड जाने के लिए अभी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, वो हिंदू मैरिजेस एक्ट द सर्टिफिकेट यूज टू बी कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ मैरिज विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी कंट्रीज, सर्टन कंट्रीज, ठीक है, और उसकी वजह से वीज़ाज इशू नहीं होते हैं। बट जो SMA के रिगार्डिंग करते हैं उनको वीज़ा ईजिली इशू हो जाते हैं, ठीक है। एंड इंटरफेथ मैरिजेस, और इसके बारे में कहा गया कि SMA डिड नॉट अचीव द काइंड ऑफ सक्सेस। सही बात है, जैसे इसको अचीव करनी चाहिए थी वैसी सक्सेस अचीव नहीं कर पाया। फैक्ट दैट वेरी फ्यू मैरिजेस गेट रजिस्टर्ड अंडर, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत ही कम रीज़न की वजह से ही SMA के अंदर मैरिजेस रजिस्टर होती है। और ये भी दिखाता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो अभी रेडी नहीं है, ठीक है, कि कोई स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो हमारे जो पर्सनल बिलीव्स हैं, एक और हम बहुत ही सैक्रोसेंट, मतलब बहुत ही पवित्र रिश्ता मानते हैं शादी होना, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट वगैरह और जो उनके द्वारा इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन चीज़ों में इंटरप्ट करें, ठीक है। तो और क्या कहा गया, द मैन डिड नॉट ऑलरेडी हैव अ स्पाउस एंड डज नॉट मैरी अ माइनर। अब ये जो आपको पता है, ये जो पहले एक्ट लाया गया था, इसके तहत क्या था, इसमें एक प्रोविज़न है जिसके तहत मान लीजिए अगर आप या मैं शादी करने की बात करता हूँ, मतलब कोर्ट मैरिज, ठीक है, तो उसके तहत क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या होगा, विद इन आई थिंक 1 मंथ के अंदर एक नोटिस जाएगा मेरे घर और उस लड़की के घर, ठीक है। अगर मैं इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज कर रहा हूँ तो ये तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा ना कि यार ये तो नोटिस आ गया है, और वो क्या करेंगे, उस ऑनर किलिंग, और ठीक है, और एक मतलब जान से मारने की कोशिश करेंगे। तो ये एक खुला इनविटेशन मिल जाता है इसके तहत, समझ पा रहे हो।
और डेफिनेटली दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। जजमेंट जो पुत्तस्वामी केस हुआ था 2017 में आई थिंक, ठीक है, उसके खिलाफ हैं ये चीज़ें, ठीक है। एंड उन्होंने कहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी से ज़्यादा इक्वालिटी इज़ द रियल इशू। जैसे कि मैट्रिमोनियल राइट्स, उन्होंने कहा कि वुमेन ही लड़के के घर जाती है, ठीक है। उनको अगर मान लीजिए डाइवोर्स वगैरह का सीन हो भी जाता है तो क्या होता है उसमें, सिर्फ क्या मिलती है, मेंटेनेंस। मतलब पर मंथ के हिसाब से जो एक इंसान होगा उसकी जितनी सैलरी या इनकम होगी उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड कर देगी मेंटेनेंस, तो वो उसको अपनी बीवी को देना पड़ेगा, ठीक है। डेजर्टेड वाइफ छोड़े, मतलब एक तरह से छोड़ ही दिया, अभी तक डाइवोर्स हुआ नहीं है, ठीक है, या होने के बाद भी कुछ कोर्ट अपनी तरफ से तय करेगी तो वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कही गई है, हर टाइम जब भी कुछ होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तो फेस किसको करना पड़ता है, वुमेन को, ठीक है। तो हमारा एम इक्वालिटी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, ये भी बात कही गई है यहाँ पे। अब नेक्स्ट, अब मैरिज ये कहा गया कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एंड इट नॉट मेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल अगेंस्ट वायलेंस, ठीक है, और सोसाइटी के रिएक्शन से बचाने के लिए ये लॉ नहीं बना है। अगर मान लीजिए कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाती है, बट ये दिस इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड रजिस्टर योर मैरिज, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैरिज विल बी डिटरमाइंड बाई द SMA, नॉट हियर द प्रोटेक्ट यू। और इस एक्ट में एक बात है कि जो भी इस एक्ट के तहत इंटर रिलीजियस वे में शादी करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। उन्होंने जैसे कहा है कि अगर आप जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली ये फॉर्म्स वगैरह फिल करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। और अगर आप रिलीजन चेंज करना चाहते हो, ठीक है, रिलीजन चेंज करने के लिए आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा और वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, आपसे एड्रेस लिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब जो चीज़ें प्राइवेट डिटेल्स सब जब सामने आ जाएंगी तो विजिलेंट ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो ये चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर तो शायद उन पे अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉज हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो लव जिहाद वाले अभी एक्ट लाए गए हैं, तो ये बिल्कुल ही मतलब कि अब्सर्ड हैं, बेतुके हैं, और बहुत सारी जजमेंट्स के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे, और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के केस में पति एक मेल और फीमेल ही शादी नहीं करते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं उनके बीच में भी बहुत संबंध क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं। तो ऐसा कहा गया है कि सोसाइटी सो पैट्रियार्कल, ठीक है। वही चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस करी कि उनको, लड़की को ही वहाँ पे जाना पड़ता है और बहुत सारे सेक्रीफाइस, और अपने नेटल होम को छोड़ के वो कहाँ पे जाएगी, दूसरे किसी इंसान के घर, और वहाँ पे भी उसको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो शादियाँ SMA के अंदर होती हैं वो सरकारी मैरिजेस, उनको सोसाइटी के कहते हैं सरकारी मैरिजेस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, लोग ऐसे SMA के अंदर मैरिज करने से अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब जो जैसे कि पूरी दुनिया के लिए नोशन बने हैं, फेरे होंगे वगैरह वगैरह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो इस एक्ट के अंदर कोई शादी करके आ जाएगा तो उनको तो ऑकवर्ड सा लगेगा, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ों का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज कटेल फ्रीडम ऑफ, जैसे कटेल रिलीजियस फ्रीडम। अब प्रोपोगेट, जैसे आर्टिकल 25 में ये बात कही गई है, प्रोपोगेट वर्ड का यूज़ करा गया है, ठीक है। तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड टू एश्योर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए ये वर्ड डाला गया। मतलब कि जैसे कि मिशनरीज आते हैं ना, वो अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर सकें, ठीक है, अगर कोई आना चाहे तो वो उस रिलीजन में कन्वर्ट हो सके। बट देखिए ये जो जजमेंट थी 1977 में सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये कहा, उसमें ये कहा गया था कि यू कांट कन्वर्ट बिकॉज प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन डज नॉट एक्सटेंड टू द कन्वर्जन, ठीक है। अब ये बात कही गई है कि दिस जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये वायलेट होती है, ठीक है। और ये जो सारा कंसेप्ट है ना,
ये आपका लव जिहाद वगैरह वगैरह वगैरह, ये 1920s में उस टाइम पे यूपीज़ में, 90 साल पहले तकरीबन, ठीक है, उसमें ये बात आ गई थी कि वो जो मुस्लिम हैं वो हमारी हिंदुओं की लड़कियों के साथ क्या शादी करके मैक्सिमम अपना रिलीजन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे नोशंस चलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें कही गई। तो देखिए, ऐसा कहा गया कि ऐसे नोशंस की वजह से क्या एक वुमेन की जो चॉइसेस है, राइट टू प्राइवेसी मर चुकी है। वो एक सेक्सुअल बॉडी, मतलब एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए एक बॉडी का यूज़ किया जा रहा है। देयर इज़ नो एनी कि उसकी फीलिंग्स का कोई मैटर ही नहीं करता है। एंड और सेंक्टिटी ऑफ मैरिज वाली बात जैसे करी जाती है, बहुत सारी एज़ पर आर्टिकल ये बातें कही गई हैं कि बहुत बार यूज़ करा जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ऐसा वैसा। ठीक है, तो देखिए, सेंक्टिटी ऑफ मैरिज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं इस वर्ड को, और वो ये चाह रहे होते हैं कि मैरिज बच जाए। बट यहाँ पे उधर का ये व्यू है कि यार देखिए, अगर वो खुश नहीं है तो उनको मूव ऑन करने की वो दे दीजिए ना। ये सेंक्टिटी ऑफ मैरिज वाले रोना क्यों पीट रहे हो, ये बातें कही गई हैं इस आर्टिकल में। और ऐसा है कि वी आर थिंकिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिजेस की बात होए, ठीक है, और मतलब कि लड़कियों को मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं, और स्टिल मतलब कि हम यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें करने की बजाय हो भी रही हैं स्टिल, और हम कहाँ पे घुसे हुए हैं 100 साल पहले की बातों में। ठीक है, और इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी नहीं हो पा रही हैं अभी तक। तो दिस वाज होल आर्टिकल। अब नेक्स्ट है, अभी एक्चुअली इस पूरे आर्टिकल में, जैसे आपको पता है लेपर्ड सेंसस आया था, लेपर्ड सेंसस, तो उसमें जो वेस्टर्न घाट जो है वो सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं। और वेस्टर्न घाट में कौन सी स्टेट में, कर्नाटका में। तो ऐसा कहा गया कि ये जो सेंसस है ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेंसस है इट इज़ जो कि करा गया है किसके साथ, कौन से सेंसस के साथ, जब टाइगर सेंसस हुआ था। जहाँ जहाँ पे टाइगर सेंसस हुआ है वहीं पे ही इनको नापने की कोशिश करी गई है, इनको मेज़र करने की, इनका आंकड़ा तय करने की कोशिश करी गई है। बट इनका हैबिटेट कुछ थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, कहीं और पे भी हो सकते हैं, वो चीज़ें तो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 60% इन 4 years। ठीक है, तो माइट भी कि वो ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, और ऐसा ये भी कहा गया कि देखिए, पिछली बार जब सेंसस हुआ था, तो जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि 2012 में अगर एग्जांपल एक वो होता है सेंसस, ठीक है, उसमें से 60 ही ये जो आपके लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, बट वो सेंसस सिर्फ 4 स्टेटों में किया जाता है। ठीक है, 4 स्टेटों में वो सेंसस किया जा रहा है, और अगली बार 2020 में वो सेंसस कितने 10 स्टेटों में करा जा रहा है। तो डेफिनेटली ये ऐसा तो लगेगा कि यार ये 150 लेपर्ड्स हो गए, ये तो बहुत सारी इंक्रीमेंट कर दी गई। तो उन्होंने कहा है कि एक बेंचमार्क होना चाहिए प्रॉपर, यही बात करी गई है, बेंचमार्क नंबर, मिसिंग बेंचमार्क नंबर, इसी के बारे में बात करी गई है पूरे के पूरे आर्टिकल में। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वेंकैया नायडू, हमारे क्या है ये, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड यही जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम्स एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इनके द्वारा जो पेंडेमिक के दौरान, ये जो पूरा का पूरा साल गया है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, और अपना पर्पज़, लाइफ का पर्पज़ ढूंढने की बात करी गई है इसमें। ठीक है, उन्होंने कहा है कि दलाई लामा कहते हैं कि पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। ठीक है, बट व्हाट इज़ हैप्पीनेस एंड वन एट एंड इसको अटेन कैसे किया जा सकता है? क्या हम वर्क करके, जो हमारा काम है उसको काम कर करके हम इस हैप्पीनेस को अटेन कर सकते हैं? इज़ इट अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? ठीक है, तो लाइफ, उन्होंने कहा कि लाइफ टोटली एक अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, चैलेंजेस से भरी हुई है, जैसे कि 2020 का चैलेंज हमने सबसे ज़्यादा फेस करा है।
ठीक है। और पेंडेमिक की वजह से वो चीज़ें आज सामने आ चुकी हैं जो हमने सोचा नहीं था, ठीक है। जो हमारे अंदर की हमें इतना समय मिला है अपने आप को अकेला रखने का इस पेंडेमिक में, ठीक है। स्टिल मतलब कि ऐसा नहीं है, लोग मोबाइल्स वगैरह का भी यूज़ करते रहे हैं और अपने आप को समय शायद ना दे पाए हों, बट स्टिल कुछ लोगों जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए समय मिला है अपने आप के साथ समय बिताने का, अपने घर वालों के साथ समय बिताने का। तो बहुत सी जो अंदर अब हमारे चलता रहता है ना कुछ वो हमारे सामने आया है, ठीक है। और ये बताया कि क्या पर्पज़ है और लाइफ का क्या कि लाइफ क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। और बर्थ एंड डेथ की बात कही गई है यहाँ पे, जन्म और मृत्यु की बात, वो हमारे वश में नहीं है, ठीक है। ये हमें सिखा दिया। और ह्यूमन जितना खतरनाक बनता है और जो उसकी एरोगेंस है, उसका घमंड है, इस पेंडेमिक ने उस चीज़ को तोड़ के रख दिया। ह्यूमन बोलता है ना कि हम बोलते हैं ना ह्यूमन इंसान बहुत आगे तक पहुंच चुका है। कितनी आगे तक यार, 1 साल के लिए घर पे बिठा के रख दिया एक वायरस ने, ठीक है। और इसमें और ये भी बात कही गई है कि हमने बहुत सारा खिलवाड़ करने की कोशिश करी है ना, ठीक है, नेचर के साथ। तो नेचर जो है वो अब हमारी हैबिटेट पे, ह्यूमन हैबिटेशन पे नज़र बना के बैठ गया है, ठीक है। जहाँ हमने इन्वायरमेंट के साथ खेला है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं बैकफायर करती हैं। आप आज अगर प्लास्टिक फेंकोगे ना, और या फिर कोई टॉक्सिक चीज़ें फेंक रहे हो, क्यों अपने घर से दूर आके जाके फेंक आओगे, क्या होगा? वही चीज़ें आपने फूड चेन साइकिल पढ़ी होगी, ठीक है, फूड वेब पढ़ा होगा, ठीक है, बायो मैग्नीफिकेशन पढ़ा होगा। तो वो सारा कुछ चल के कहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फूड साइकिल में पहुँच जाता है, और वो फूड साइकिल कहाँ पे हम एट द एंड फिर से उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वो खादें चल रही हैं, खादों में ज़्यादा रसायन है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि आजकल कुछ भी चीज़ें वो इंजेक्शन लगे हुए फल फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली यार हर चीज़ जुड़ी हुई है। अगर आज नहीं समझोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और एट द एंड ये कहा गया कि वट एवर हैपन, भगवत गीता का उन्होंने कोटेशन दिया है, सेज ऑफ लाइफ, वट एवर हैपन फॉर द गुड, एंड वट एवर इज हैपनिंग फॉर द गुड, एंड वट एवर विल ऑल्सो हैपन फॉर द गुड। जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ होगा, ठीक है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। तो लाइफ में एक इक्विलिब्रियम बना के रखा जाए, ये चीज़ हमें सिखाती है ये जो कोटेशन है ना। लाइफ में एक अच्छा इक्विलिब्रियम सेट करके रखा जाए और अपने पर्पज़ को बनाया जाए जो कि हमें हैप्पीनेस दे सके। तो देखिए नया साल है, रेजोल्यूशन लीजिए, एक हैप्पीनेस की तरफ बढ़िए और अपना पूरा प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है। पर्पज़ जो आज का आप एक पूरे ईयर 1 ईयर का पर्पज़ की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आपका पर डे का पर्पज़ क्या होना चाहिए, इस तरह से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो साल रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आपको आज लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज केयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।